ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुपदों का बहुपदों से डिवीजन, मतलब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे डिवाइड करना है। तो इस यहाँ पर क्या होगा, जरूरी नहीं कि एक ही पद रहेंगे, हो सकता है दो से अधिक पद रहेंगे, है ना, दो से अधिक पद भी आ सकते हैं। तो कुछ रूल्स आपको मैं बता रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा है, उसी से रिलेट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, पहला जो रूल है हमारा, आप सभी लोग को याद भी होगा कि अगर मैं लिखूं x बटा एक्स, आप लोग आंसर मुझे बता सकते हो कि x बटा एक्स करेंगे तो क्या होगा। आप में से हर एक बच्चा बता पाएगा कि सर x को अगर मैं x से भाग लगाऊं तो क्या आएगा आंसर। आप कह सकते हो सर अंश और हर में अगर सेम ही नंबर लिखा हो, सेम ही चर लिखा हो, उनके पावर भी सेम हो, तो ऐसे केस में आंसर हमेशा एक आता है, x को x से काटेंगे एक आ जाएगा। ठीक है, इवन मैं अगर लिखता हूँ m बटा m, तो m बटा m कहने का मतलब क्या हुआ, m बटा m अंश और हर सेम हो गया, मतलब अंश और हर दोनों बराबर हो गए, सेम कहने का मतलब बराबर हो गया, तो यहाँ पर भी एक आएगा। अब मैं कह रहा हूँ अगर m का पावर 5 लिख दिया और नीचे में भी मैं m का पावर 5 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, m का पावर 5 बटा m का पावर 5। अभी भी आप देखो सर, यहाँ पर बोलोगे सर अंश जो है वो किसके बराबर है, हर के बराबर है, अंश और हर बराबर है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, एक आएगा। तो जब भी अंश और हर बराबर होगा तो उसको भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, ऐसे केस में हमेशा एक आएगा। तो यहाँ से हम यह भी समझ सकते हैं, अगर हमें बहुपदों के रूप में पूछा जाए कि आप मुझे बताओ x+2 बटा x+2, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं x+2 और x+2 को x+2 से भाग दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बोले सर यहाँ पर अंश जो है वो x+2 है और हर भी x+2 है, तो अंश और हर अगर बराबर हो गया तो इसका आंसर एक आ जाएगा। यहाँ कुछ कैंसिल मत करिएगा, सीधे आप बोलना सर ये पूरा ही कैंसिल होगा, है ना, ये बोलोगे सर ये पूरा x+2 जो होगा इस पूरे x+2 से कैंसिल होगा। ठीक है, और आंसर एक आ जाएगा। मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूँ m-9 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ m-9 से, तो आंसर क्या आएगा। अगर अलग होगा तो कैसे करेंगे, सारी चीजें तो देखेंगे, एक एक करके छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, फिर इसके बाद आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो m-9 को m-9 से डिवाइड करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ भी मुझे क्या दिख रहा है, अंश और हर सेम दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तो ऐसे केस में आंसर हमारा भाग के केस में 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। इवन मैं अगर ऐसे पूछ दूं, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और बस इस क्वेश्चन को बताइए, उसके बाद मैं अगले टाइप पर जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा आपसे पूछूं, मैंने लिखा m+7 और इसका पावर मैंने दे दिया 3, और इसको मैं डिवाइड भी कर रहा हूं m+7 का पावर 3 से ही। देखो m+7 है, m+7 है, पावर भी सेम ही है, मतलब सीधे सीधे आप क्या बोलोगे सर अंश और हर तो बराबर है ना। तो आपको अभी भी दिख रहा है कि सर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के बराबर है। अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो, आप में से कुछ बच्चे हो शायद इंग्लिश मीडियम के, तो अंश और हर के बराबर है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर के बराबर है तो इसका आंसर अभी भी एक आएगा। तो ये सभी को समझ में आया कि अगर अंश और हर बराबर होगा तो ऐसे केस में डिवीजन का आंसर हमेशा एक आएगा, भाग देंगे तो एक आएगा। ठीक है, अब अगर हमारा अंश और हर बराबर नहीं होगा, पावर अगर उनका अलग होगा, तो ऐसे में भी आपको पढ़ा रखा हो ना, अगर मैं कह रहा हूँ x का पावर m बटा x का पावर m, अगर अलग अलग पावर रहेगा तो इसका रूल आपने एक पदी में क्या सीखा था, m-n कर देंगे, घातांकों को घटा देते हैं, पावर को घटा देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं x का पावर 10 बटा x का पावर 4, तो यहाँ पर आप क्या आंसर बोलोगे, x का पावर मुझे बता दो, बस बस पावर बताइए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 है ना। आप बोलोगे सर ऊपर में पावर 10 है, नीचे में पावर 4 है, 10 में से 4 घटा देंगे और आंसर यहाँ पर लिख देंगे 6, x का पावर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को यूज करते हैं बहुपदों में। अगर मैं बहुपदों के रूप में आपसे अगर ऐसे पूछूं, मैं लिख रहा हूँ x+2 और यहाँ पर मैंने पावर लिख दिया 10 और इसको भाग देना है हमें x+2 का पावर 4 से, तो आप क्या बोलोगे। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर भी सर x+2 लिखा गया, यहाँ भी x+2 ही लिखा गया। अब x+2 का पावर कितना है, यहाँ पर पावर 10 है और यहाँ पावर 4 है, तो बस आपको करना क्या है, x+2 तो लिखेंगे ही, है ना, x+2 तो लिखेंगे ही, x+2 आपको लिखना है और इसका पावर 10 में से 4 घटा देना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा x+2 का पावर 6। क्लियर है, ऐसा होता क्यों है, आप अगर रीजन समझो, मैं छोटा पावर लेके बता रहा हूँ। मैंने लिख दिया मान लो x+5 का पावर 3 और मैंने लिख दिया यहाँ पर x+5 का पावर 2। ठीक है, पावर 2। अब इसको समझना, मैं पूरी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कैसा होता क्यों है।
आप कह रहे हो ना कि सर x का +5 का पावर 3 कहने का मतलब x+5 को 3 बार गुना करना, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। x+5 का पावर 3 कहने का मतलब x+5 को 3 बार गुना करना। यस, तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं x+5 गुना x+5 गुना x+5, ऐसा लिख सकते हैं ना। x+5 को 3 बार गुना किया हमने, नीचे में बट्टा लगा दिया, और नीचे में x+5 का पावर 2 है। पावर 2 कहने का मतलब x+5 को 2 बार गुना करना, x+5 इंटू x+5। ठीक है, अब जो कॉमन फैक्टर है, मतलब ऊपर और नीचे जो सेम टर्म लिखे गए उसको आप काट दोगे। तो आप इस गुणनखंड को x+5 को इससे काट दोगे, इस x+5 को इस x+5 से काट दोगे, तो आपको बच क्या रहा है? आप बोलोगे सर x+5 बच गया, एक x+5 बच गया ना, ये वाला, ये बच गया हमारा। लेकिन इतना लिख के करेंगे क्या? मुझे बताओ, आप में से कोई बच्चा इतना लिख के सोल्व करोगे? नहीं। आपको पता है सर हमारे पास रूल है। हमारे पास रूल क्या है? आप बोलोगे सर x+5 यहाँ पे था, x+5 यहाँ पे था, x+5 लिखेंगे, पावर 3 में से पावर 2 को घटा देंगे, पावर 3 में से 2 घटाया, पावर 1 आ गया, और पावर 1 लिखने का मतलब x+5 है, आंसर ऐसे ही कर देंगे। ज्यादा आसान पड़ेगा ना, रूल यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 में तो लिख दिया, पावर अगर 100 आ जाएगा तो 100 बार तो नहीं लिख सकते, 100 बार नहीं लिख सकते। क्लियर है? चलो, तो मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा हूँ, m+8 का पावर में लिख दिया 13, और इसको डिवाइड करना है हमें m+8 का पावर 5 से, इसका आंसर क्या आएगा? तो m+8 दोनों ही जगह पर है, ऊपर में पावर 13 है, नीचे में पावर 5 है। तो 8 नहीं बोलो, 8 आप अगर आंसर लिख रहे हो तो आंसर थोड़ा गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, m+8 लिखेंगे सर, और इसका पावर क्या बोलेंगे? सर यहाँ भी m+8 था, यहाँ भी m+8 था, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 13 में से बस 5 घटा दीजिए, 13 में से 5 घटाओगे तो पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो m+8 का पावर 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अब देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूँ जहां पर आप लोग काफी कंफ्यूज होते हो। ठीक है, समझिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं कह रहा हूँ ए बी बटा ए बी बटा ए, इसमें आप लोग सभी लोग बोलोगे सर ए से ए कट जाएगा। देखो आप सभी लोग क्या कहते हो, सर ऊपर में भी ए है, नीचे में भी ए है, इस ए से ए को काट दिया हमने, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी। अब मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ a+b बटा ए, अब इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं ए से ए काट के, और मैं बोल सकता हूँ क्या कि इसका आंसर बी आएगा? ये सही है या गलत है? या यस या नो करके बताइए। नो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप में से कोई एक बच्चा को लग रहा हो कि ऐसा कर सकते हैं, तो आप बोलोगे नो सर, ऐसा नहीं किया जा सकता। अब रीजन जानना चाहोगे, यहाँ पर हम लोग किस केस में काटते हैं ये समझिएगा, कब काटेंगे कब नहीं काटेंगे। अगर अंश में या हर में जो भी चर या अचर लिखे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, भी चैट को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अंश में या हर में जो भी चर या अचर लिखे गए हैं, वो अगर गुना से कनेक्टेड है, मतलब वो गुणनफल के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है, तब तो हम उसको काट देंगे। जैसे कि अगर लिखा गया है ए गुना बी गुना सी गुना डी, बट्टा में मैं लिख दूंगा बी गुना सी, तो यहां पर आप बोलोगे सर ये सारे जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी के बीच में क्या है? गुना का साइन है, सारे गुना में है ना, और बी और सी के बीच में भी गुना का साइन है। तो मैं क्या करूंगा, इस बी से बी को काट दूंगा, और इस सी से मैं सी को काट दूंगा, तो गुणनखंड के रूप में रहेंगे, तो आपका आंसर आएगा ए गुना डी, और इसका आंसर बोल दोगे ए डी। क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिख दूं a+b+c+d, और नीचे में लिख दूं b+c, अब यहां पर आप b और c को काट पाओगे क्या? कैंसिल कर पाएंगे क्या? अब बोलोगे सर यहां पर तो अब ऐड आ गया, प्लस का साइन आ गया, तो प्लस का साइन आ गया तो फिर आप इसको काट नहीं सकते। अगर आप यहां पर कैंसिल करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आप काट नहीं सकते। तो समझ में आया? तो काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए? कैंसिल करने के लिए जो भी चर या अचर है वो गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, मतलब गुना से कनेक्टेड होने चाहिए, फैक्टर के फॉर्म में होने चाहिए, या फिर कह सकते हो प्रोडक्ट के फॉर्म में होने चाहिए सर, तभी काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्वेश्चन करने के पहले मैं आपसे अगर एक और क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं लिख रहा हूँ 5x+4/5, इसमें आप चलो 5x+4/5 के जगह पर मैं 4 को हटाकर यहाँ पर मैं y लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं y लिख देता हूँ,
मुझे बताइए, क्या मैं यहां से 5 को काट सकता हूं? यस या नो? 5 कटेगा? ध्यान से देख के बताइए, 5 कटेगा? देखो 5x और y के बीच में प्लस का साइन है। आप बोलोगे सर 5x यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर y है, ये दोनों प्लस के साथ द्वारा जुड़ा हुआ है ना, तो आप ये प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इस 5 से नहीं कटेगा। कैसे काट सकते हैं? एक टर्म ये है हमारा और एक टर्म ये है हमारा, तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 से 5 हम लोग नहीं काट सकते, ठीक है। इस 5 से 5 को आप काट ही नहीं सकते, यही हमारा आंसर है, आंसर रहेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता, इसमें समझिएगा ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको सीख लेना है। अगर सीख लोगे तो फिर काफी जल्दी से आंसर कर दोगे। जब तक आपका डाउट होता है पूछना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना। अगर मैं ऐसे लिख देता 5x+y/5, अब इस 5 से 5 को काट सकते हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट है। अब इस 5 से 5 को काट सकते हैं क्या? देखो अब बोलोगे सर यहाँ पर अभी भी तो प्लस का साइन है, अब मैं बोलूंगा यस काट सकते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है। 5x+y/5, एक मैंने ये लिखा, दोनों में अंतर समझिएगा क्या है। एक मैं बोल रहा हूँ काट दूंगा, एक में मैं बोल रहा हूँ नहीं काटूंगा, ठीक है। इन दोनों में अंतर समझिएगा, क्या क्या चीजें आपको समझनी चाहिए। पहला जो मैंने लिखा है, जो इस तरफ लिखा है, इसमें आप बोलोगे सर 5 और x तो गुना में है, लेकिन इसके साथ प्लस है और ये y है, तो ऊपर में सारे गुणनखंड के रूप में है क्या? अगर मैं बोलूं हर एक टर्म प्लस गुना के रूप में है क्या? सारा टर्म गुना के रूप में है? नहीं। तो आप बोलोगे सर हमारा क्या है, एक टर्म तो 5x हुआ और दूसरा टर्म y हुआ और बीच में प्लस का साइन है, तो ये नहीं काट पाएंगे, तो इसको हम लोग काट नहीं कर सकते, इसको नहीं कैंसिल करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, दूसरे वाले को देखिए इस तरह, आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो प्लस का साइन है, इसको आपने कैसे कैंसिल कर दिया? अभी मैंने बोला ना 5 काट देंगे, तो इसको आप बोलोगे सर ये 5 है और यहाँ पर गुना का साइन है और ये x+y है, बटा में 5 है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, जो प्लस जो है ना, ये प्लस का जो साइन है वो ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब ब्रैकेट के अंदर चला गया, इसका मतलब ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक पद हो गया, है ना, ये पूरा एक पद है और दूसरा टर्म ये है, तो ये गुणनखंड के रूप में दिख गया सर। ये 5 है, गुना में x+y है, तो 5 सॉरी x+y है, तो 5 जो है x+y के साथ गुना हो रखा है और यहाँ पर 5 है, तो इस 5 से मैं 5 को काट दूंगा। अब समझ में आया कि प्लस का साइन तो दूसरे वाले में भी है सर, लेकिन ये जो प्लस का साइन है वो ब्रैकेट के अंदर चला गया, तो ब्रैकेट के अंदर चला गया तो हम काट सकते हैं वहां पर, ठीक है। खैर उतना भी समझना है आपको, बस इतना ध्यान देगा, अगर गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा तो काटेंगे, गुणनखंड के रूप में नहीं रहेगा नहीं काट पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दो टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आ, हाँ, तो आपका जो डाउट है हीना का, आपका डाउट इस वाले में, सेकंड वाले में है ना, सेकंड वाले में 5x+5y हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मान लो कोश वही मैं आपको सिखाऊंगा भी थोड़ी देर में, कि मान लो अगर ये गुना होकर के तो 5x+y हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे वैसे ही दिया जाएगा, क्वेश्चन कई बार आपसे ऐसे दिया जाएगा कि आप मुझे बताओ 5x+5y, आपने क्वेश्चन थोड़ा पहले पूछ लिया, मैं बता दे रहा हूँ। 5x+5y को अगर मैं 5 से डिवाइड करना चाहूँ तो आप क्या करोगे? सर जो अंश लिखा गया है, जो अंश लिखा गया है, अभी मैं इसको देखो ऐसा समझना, अगर मैं इस 5 से 5 को काट दूंगा तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर प्लस का साइन है, ये दोनों जोड़े गए, तो इसको तो नहीं कैंसिल कर सकते, ठीक है, अभी नहीं कैंसिल कर सकते। तो अभी मैं क्या करूंगा, ऊपर में जो अंश में जो 5x+5y लिखा गया है उसमें से 5 कॉमन निकाल देंगे, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इस 5 को मैं कॉमन निकाल दूंगा तो बच जाएगा x+y। और इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हमने गुणनखंड करना सीखा था, फैक्टराइज करना सीखा था, हमने गुणनखंड कर दिया। और गुणनखंड करने का मतलब क्या बताया था आपको, एक टर्म का गुणनखंड मतलब सारे गुना के रूप में मैंने लिख दिया। तो एक गुणनखंड लिखा 5, एक गुणनखंड लिखा x+y। अब ये गुणनखंड आ गया ना, मतलब 5 x+y के साथ गुना हो रखा है, तो एक टर्म हुआ 5, एक टर्म हुआ x+y, नीचे में 5, तो आप 5 से 5 काट देंगे। समझ में आया? उसको सॉल्व करेंगे, पहले कॉमन निकालेंगे उसके बाद काटेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था आपका, और अच्छी चीज है कि आपने डाउट जो हुआ आपने पूछा, इससे क्या होता है आपको भी समझ में आता है, बाकी कुछ बच्चे जो नहीं पूछ पा रहे थे उनको भी समझ में आता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं, काफी क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे। चलो फिर से मैं इस क्वेश्चन पे आने के पहले, काफी बार मैं क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, उस क्वेश्चन को आने के पहले
एक चीज और समझिए, क्वेश्चन आपको दो टाइप में पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन होता है आपको दो टाइप से पूछा जाएगा। पहला जो टाइप होगा हमारा, चलो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड। टाइप क्या होगा हमारा क्वेश्चन पूछने का, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने अगर किसी भी को भी, किसी क्वांटिटी, किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक कहलाएगा भाज्य, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और एक हमारा भाज्य। ठीक है, डिविडेंड एंड डिवीजन। तो डिविडेंड या डिवीजन, भाज्य या भाजक को आप देखना कि वो उसको हम गुणनखंड कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन या तो होगा गुणनखंड के रूप में ही दिया जाएगा। तो अगर गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा, मतलब फैक्टर करके दिया गया आपको क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, आप काफी जल्दी से कैंसिल करके सॉल्व कर लोगे। अगर गुणनखंड के रूप में, मैं क्या कह रहा हूं, गुणनखंड के रूप में क्वेश्चन नहीं दे रखा हो, फैक्टर के रूप में क्वेश्चन नहीं दे रखा हो, तो ऐसे केस में पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद कुछ काटेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। अब बोलोगे सर फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो आपके पास दो तरीका है, साध गुणनखंड विधि, रिग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, पुनः समूहन विधि। जो भी तरीका क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या हम वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है, अगर गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा तो काफी वेल एंड गुड, काफी आसान हो जाएगा। गुणनखंड के रूप में नहीं दिया रहेगा तो पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। समझ में आया? हो सकता है नहीं समझ में आया, आप बोल सकते हो सर क्या बोला आपने, नहीं समझ में आया। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं, अगर नहीं भी समझ में आया तो देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा कपिल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि कोई भी चीज उदाहरण से आप सीखोगे ना, उदाहरण से सीखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आपको थोड़ी देर बाद वो जो मैंने बोला ना यहाँ पर, वो सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 7x² + 14x को डिवाइड करना है x+2 से। ये क्लियर है? इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य, और इसको कहेंगे भाजक। ठीक है, डिविडेंड एंड डिविजन। ठीक है, तो 7x² + 14x को x+2 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको p/q के रूप में लिख देते हैं सर। जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में कुछ ऐसे लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे ना हमेशा। तो आप बोलोगे सर इसको लिख दिया 7x² + 14x बट्टा में x+2। देखो यहाँ पर आपका अगर किसी बच्चे का डाउट होता है कि सर मैं x को काट सकता हूँ क्या, अभी नहीं काट सकते आप ऐसा कर ही नहीं सकते, x को 1 से काट दो, या 2 को 14 से काट दो, या 14 को 2 से काट दो, नहीं काट पाओगे। क्योंकि आप बोलोगे सर एक पद हमारा 7x² है, एक टर्म 14 है, और बीच में ये प्लस का साइन है। ये प्लस का साइन खेल तो आपका बिगाड़ गया है ना, प्लस का जो साइन है वो प्रॉब्लम कर दिया। सर प्लस का साइन है इसलिए नहीं काट पा रहे हैं, तो इस प्लस के साइन को हम क्या करें, इसको गुणनखंड करिए। आप ऊपर वाला जो टर्म है उसमें से कुछ कॉमन निकाल पा रहे हो ना, कॉमन निकालिए, उसको फैक्टराइज करिए। अगर मैं आपको बस इतना लिख दूं, 7x² + 14x को बोलता है कि गुणनखंड करिए, तो साठ गुणनखंड विधि आपको याद है, कॉमन फैक्टर मेथड, उसको यूज करके गुणनखंड कर लो ना आप इसको। तो आप क्या करोगे, अंश को देखिए, न्यूमरेटर को देखिए। आप बोलोगे सर 7x² लिखने का मतलब 7 × x × x। ठीक है, पहले टर्म को लिखा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 14 को आप क्या लिखोगे, ये 14 जो था, इस 14 को आप बोलोगे सर 7 × 2 × x, 7 × 2 × x लिख दिया दूसरे टर्म को, और बट्टा में x+2। अब मुझे बताइए अंश में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन है क्या अंश में? अंश के दोनों ही टर्म में आप बोलोगे सर 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, x देखिए यहाँ भी है, x इसमें भी है, तो 7x कॉमन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? 7x कॉमन निकलेगा ना, 7x कॉमन निकलेगा, वेरी गुड। तो बस यहाँ पर क्या करना है, आप 7x को कॉमन निकाल दोगे, 7x को कॉमन निकाला, और x यहाँ पर क्या बचा, 7 पहले टर्म में से आपने अगर 7x को निकाला तो ये वाला x बच जाएगा, यहाँ पर x लिख दिया, प्लस का साइन था मैंने प्लस का साइन लगा दिया। दूसरे वाले टर्म में से आपने अगर 7x को कॉमन निकाल दिया तो बच जाएगा ये वाला 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2, और डिवाइडेड बाई x+2। ठीक है, x+2। अब कुछ दिख रहा है? 7, अभी मैंने क्या किया, अंश को या न्यूमरेटर को मैंने बस गुणनखंड किया है, फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज वाला तरीका आपको पता है तो काफी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप कुछ कैंसिल कर पाओगे क्या? यहाँ पर देखो आप क्या बोलोगे, सर ये क्या लिखा गया है, 7 × x, ये देखिएगा 7 × x गुना x+2। आप बोलोगे सर अभी भी तो प्लस का साइन है, आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर अभी भी तो प्लस का साइन है, ऐसा थोड़ी प्लस का साइन गायब हो गया, प्लस का साइन तो है, लेकिन ये प्लस का साइन है वो ब्रैकेट के अंदर चला गया ना, गुणनखंड के रूप में दिख गया। आप बोलोगे सर एक गुणनखंड ये हुआ, दूसरा फैक्टर या गुणनखंड ये हुआ, तीसरा गुणनखंड ये हुआ,
तो ये पूरा x+2 से मैं इस पूरे x+2 को तो कैंसिल कर सकता हूँ ना। तो आप यहां से आप सीधे यहीं पर कैंसिल करोगे इसी वाले स्टेप में कि सर x+2 से मैं इस पूरे x+2 को कैंसिल कर दूंगा और हमारा आंसर 7x आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 7x आएगा। ये नीचे वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा था। समझ में आया? समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, तो और भी क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है कि इसमें कोई, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको फिर से करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सीखोगे तभी जब आप खुद से करोगे। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, बोला गया 6yz प्लस 9y² z² को डिवाइड करना है 3yz से। तो देखो, अभी जो क्वेश्चन है इसमें अंश को ही मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा अंश को ही फैक्टराइज करते हैं, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, आप डिवाइड करिए 6yz प्लस 9y² z² बटा 3yz से। तो अंश में मुझे लग रहा है कुछ कॉमन आ जाएगा, गुणनखंड के रूप में नहीं दिया गया। यहां पर मुझे बताओ, क्या मैं इस yz से या इस y को मैं इस y से और इस z को मैं z को कैंसिल कर सकता हूं क्या? यस और नो? तो यहां पर आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है कि नो सर, अभी नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा, है ना, गलत होगा, नहीं कैंसिल कर पाएंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, उसको गुणनखंड करेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो फैक्टराइज करिए, तो अंश को फैक्टराइज करिए, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। तो पहला टर्म क्या है? 6yz। तो 6yz को क्या लिखेंगे? 6 को आपको पता है, 6 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? 2 से काटा 2 तिया 6, है ना, 3 से काटा 3 एकम 3, तो 2 और 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 × 3, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 तिया 6, और यहाँ पर लिखा y गुना जेड, है ना, y गुना जेड, y और z था तो इसका भी को गुना कर दिया, प्लस 9y² z²। तो 9 को क्या सोचेंगे? 9 को करिए, तो 9 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 1, तो ये 3 × 3 आया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 9 को 3 × 3, इस दूसरे टर्म को मैं लिख रहा हूँ 3 × 3 y का वर्ग करने का मतलब y गुना y, और z का भी पावर 2 है, तो z का पावर 2 करने का मतलब z गुना z, ऐसा लिख देंगे। और इसको डिवाइड मुझे किससे करना है? तो इसको डिवाइड मुझे करना है 3yz से, 3yz से। ठीक है, चल, अब यहाँ पर देखिए मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? पहला टर्म तो आपका ये पूरा हो गया, प्लस का साइन यहाँ पर आया, प्लस के साइन के द्वारा ही या माइनस के साइन के द्वारा ही कुछ टर्म अलग होते हैं। तो एक टर्म ये पूरा हो गया, दूसरा टर्म ये पूरा हो गया। इसमें से आप अगर कॉमन देखना चाहोगे तो आप, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। एक तो मुझे दिख रहा है 3, तो यहाँ भी 3 है। वाई भी मुझे यहाँ दिख रहा है, वाई भी मुझे यहाँ भी दिख रहा है, जेड मुझे यहाँ भी दिख रहा है, जेड मुझे यहाँ भी दिख रहा है, तो 3yz तो कॉमन है। तो आप कह सकते हो सर 3yz कॉमन है, तो 3yz को मैंने बाहर निकाल दिया। अब तो गुणनखंड कर रहे हो ना आसानी से, ये तो मैंने पढ़ा रखा है। 3yz को बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। 3yz को पहले टर्म में से आप अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ पर लिख दिया पहले टर्म में से 2, प्लस दूसरे वाले टर्म को देखिए, 3yz को आपने बाहर निकाल लिया तो बचेगा ये वाला 3, ये वाला y और ये वाला z। 3y और z बच भी जाएगा, 3y और z को गुना कर दीजिएगा तो बच जाएगा 3yz। ठीक है, चलिए, बट्टा में क्या है? नीचे में 3yz है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या? अब कुछ कैंसिल कर सकते हैं? चलो, मुझे बताओ, मैं अगर इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दूं, पॉसिबल है ऐसे कैंसिल कर पाना? नहीं, वेरी नाइस। तो इसको नहीं कैंसिल कर पाएंगे हम, वेरी नाइस। तो यहां पर नहीं कैंसिल कर पाएंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 3 ब्रैकेट के अंदर चला गया ना, ऐसे समझिएगा। गुणनखंड क्या है? एक गुणनखंड है 3, उसमें गुना हो रखा है y, यहाँ पे गुना z, और ये पूरा में गुना हो रखा है एक पद, ये पूरा 2 + 3yz। तो गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया। तो आप बोलोगे सर इस 3 से मैं इस 3 को काट दूंगा, इस y से मैं इस y को काट दूंगा, और इस z से मैं z को काट दूंगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 2 + 3yz, ये हमारा आंसर है। समझ में आया? तो आंसर कैसे निकल रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ जो गुणनखंड के रूप में ही दिया हो, है ना, तो ऐसा भी क्वेश्चन ट्राई कर लो। अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसा लिख के देता हूँ आपको, क्वेश्चन है 21a + 3 का पावर 5 लिख दिया, और इसको मुझे डिवाइड करना है
7a+3 से। तो इसको कैसे करेंगे, ये आसान है, इसमें कुछ भी आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा, काफी आसान लगेगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे सर, ये है हमारा 21, a+3 का पावर 5 है, इसको भाग देना है 7a+3 से। ठीक है, इसको करिए, 7 से तो 21 कट जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर सारे टर्म गुणनखंड के रूप में है। देखो क्यों, आपको जो भी प्लस माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो आप बोले सर 21 है गुना में a+3 है और इस पे पावर 5 है, तो सारे तो गुना में है ना, तो यहाँ पर गुणनखंड के रूप में दे दिया गया आपको। तो 7 से काटिए 21 को, कितने बार में कटेगा, 7×3=21, या आप डिवाइड कर दोगे, है ना। ये करने की जरूरत है नहीं, आप सीधे सीधे, आपको पता 7×21 है ना, बड़ा नंबर रहेगा तो करेंगे ऐसे डिवीजन। तो 7×21। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अच्छा 3 का पावर 4 नहीं आएगा ना, 3 का पावर 4 मत कहना, यहाँ पर एक चीज समझो, ये हमारा a+3, a+3 का पावर 5 है और यहाँ a+3 का पावर कितना है, नीचे में मुझे बताओगे a+3 का पावर कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं, मतलब a+3 का पावर 1 है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता, कपिल आप बताओ कि अगर मैं लिख रहा हूँ a+3 का पावर 5 में मैं डिवाइड करता हूँ a+3 से, तो आंसर कितना आएगा। आपको एक रूल याद है कि a+3 यहाँ भी है सर, a+3 यहाँ भी है, तो a+3 लिखेंगे और पावर 5 में से 1 को घटा देंगे और पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये बताया था ना, ये बताया था। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, a+3 तो आएगा ही, a+3 से a+3 नहीं काट कटेगा और यहाँ पर पावर 4 आ जाएगा। समझ में आया, ये आप समझ सकते हो। आपका अगर डाउट है ना कि a+3 से a+3 कैसे नहीं कट रहा सर, देखो मुझे बताओ, x का पावर 5 बटा x का पावर अगर मैं 3 लिख दूं, तो मैं इस x से x काट देता था क्या, बताओ, इस x से x काटता था, नहीं काटता था ना। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करोगे, पावर अगर अलग अलग है तो x का पावर 5 में से 3 घटा देंगे और पावर 2 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है, a+3 का पावर 5 है और यहाँ a+3 का पावर 1 है, तो 5 में से मैंने 1 घटा दिया, a+3 का पावर 4 आ गया। तो आंसर कुछ ऐसे आएगा, इस a+3 से a+3 को नहीं काटोगे, पावर सेम रहता तो काट भी देते। समझ में आया, ओके, नाइस। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ यही होता है ना, गलतियां करोगे उसी गलतियों से सीखोगे, और यही प्रोसेस भी है, इसी तरीके से हम लोग सीखते भी है। क्वेश्चन है 15, a+m का पावर 8 और इसमें डिवाइड करना है हमें 5 a+m का पावर 7 से। चलो इसको ट्राई करो, चैट में आंसर बता सकते हो, माइक ऑन करके आंसर बता सकते हो। पहला स्टेप तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, पहला स्टेप में तो कुछ नहीं है, 3 × a+m, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 15/5 दिख रहा है सभी को, 15 को 5 से भाग देना है सर। 15 को 5 से भाग देना कौन सी बड़ी बात है, आपको या तो टेबल भी याद है, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 15 को 5 से भाग देना, 5×3 = 15 कट जाएगा। तो आप बोले सर 5 से काटा 15 को 3 बार में, तो यहाँ तो 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। अब a+m यहाँ भी दिख रहा है अंश में, और a+m हर में भी दिख रहा है। अब a+m का पावर भी देख लेते हैं, अगर सेम रहेगा तो सीधे काट देंगे, ऊपर मान लो, समझिएगा, ऊपर में भी पावर 8 था, नीचे में पावर 8 था, तो सीधे काट देते ना। ठीक है, अगर सेम पावर रहता तो उसको पूरा काट देते, एक आ जाता। लेकिन अभी पावर 8 है, नीचे में पावर 7 है, तो यहाँ पर a+m आएगा और पावर कितना बचेगा, 8 - 7। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे सर 3a+m लिख देते हैं, पावर 1 नहीं लिखते हैं ना, पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो क्या होगा अगर आपने सॉल्व किया, अगर आप एग्जाम में इतना आंसर छोड़ोगे ना, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या करोगे, मान लो अगर आपके ऑप्शन है ABCD, उसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो क्या करोगे, तो या तो आंसर ये रहेगा, या तो ऑप्शन में क्या होगा, इस 3 को गुना कर दिया जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a, और 3 को m से गुना करके प्लस का 3m, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अगर कभी आपको आपका आंसर नहीं मिल रहा हो ऑप्शन में, आपने जो सॉल्व किया वो नहीं है, तो आप क्या करना, उसको गुना करके भी चेक कर लेना। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, आंसर या तो ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, समझ में आया सभी को, इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन और करिए, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास,
मैं लिख रहा हूँ 12xy, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिखेगा लेकिन बहुत आसान सा है। यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x + 4y, यहाँ लिख दिया 3x - 4y, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4y, यहाँ लिख रहा हूँ 3x - 4y। चल इसको ट्राई करो। देखो यहाँ पर भी काफी प्लस माइनस दिख रहे हैं मुझे, लेकिन जो भी प्लस है जो भी माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर चला गया। ब्रैकेट के अंदर चला गया तो गुणनखंड के रूप में लिखा गया। ये गुणनखंड यहाँ पर प्लस माइनस है भी अगर, तो वो सारे गुना के रूप में है ना, तो गुणनखंड के रूप में दे दिया गया। वेरी गुड आंसर आ भी रहे, नाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो मैं समझा रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या क्या चीजें करोगे। आपको सबसे पहले दिख रहा है सर यहाँ पर y है, इस y से मैं इस y को कैंसिल कर सकता हूँ, इस y से y मेरा कट गया। 4 से मैं 12 कटूंगा, कितने बार में कटेगा, 4 × 12, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब देखो ये x भी है हमारा, x बच जाएगा, यहाँ पर x रह गया। अब ये 3x - 4y हमारा पूरा 3x - 4y से कट जाएगा। 3x - 4y ऊपर में भी था, 3x - 4y नीचे में भी था, उसको भी काट दिया, तो बच के आ गया 3x × 3x + 4y। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे या ये आप आंसर करोगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसको गुना भी कर सकते हो। 3x को 3x से गुना करेंगे 3 × 3 = 9, और x को x से गुना करेंगे 9x², प्लस 3 को 4 से गुना करेंगे 3 × 4 = 12, और x को y से गुना करेंगे xy। तो ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अभी रेडी है सभी लोग, पोल में क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बैठे प्लीज कोई नहीं रहिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको दिखना है ट्राई जरूर करना सभी लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, चैट में बंद कर दे रहा हूँ, पोल थोड़े देर के बाद दिखेगा। ठीक है, पहले सॉल्व करिए। ऐसे आसान सा क्वेश्चन है, बोला गया है 44x × x - 8। देखो 44 के बाद x भी है, x - 8 का पावर 2 है, इसको भाग देना है हमें 11x - 8 से। ठीक है, ट्राई। ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो हड़बड़ी में गलती मत करना। पोल मैंने ऑन कर दिया है, बस ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत ही क्लोज मिलते जुलते से ऑप्शन है। तो आप ऐसा मत करना कि जो आपको दिख रहा है आंसर कर दो, कॉपी पर लिखिए आप। ठीक है, जो मैंने स्टेप बताए P/Q के रूप में लिखो, सॉल्व करो। ठीक है, जितना अधिक पोल में आंसर दोगे उतना बेटर आपका रिपोर्ट बनेगा। तो जब भी मैं पोल में देता हूँ बैठे मत रहिए। हाँ, कुछ बच्चे हैं आपके क्लास में जिनका पोल नहीं आता, तो वो अलग चीज है कि पोल अगर नहीं आता तो फिर आप चैट में आंसर कर सकते हो, लेकिन आपके फोन में अगर पोल आता है तो आप स्किप मत किया करें। और ऐसा तो बिल्कुल मत किया करो कि एक आंसर कर रहे हो एक आंसर नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज मत करो। ठीक है, सारे आंसर करिए। चलिए, तो अभी जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है, तो अभी तक जितने बच्चों ने भी आंसर दिया है आप में से हर एक बच्चे का आंसर सही है। वेल डन, बहुत बढ़िया। लेकिन काफी कम आंसर आए हैं, ये भी मैं साथ में बोलूंगा, कभी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर ही नहीं आया है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड। एक हिंट में दे रहा हूँ, इसको P/Q के रूप में लिखिए, बट्टा के रूप में लिखिए, 44x × x - 8 का पावर 2 डिवाइड बाई x, 11 × x - 8। 44 को 11 से भाग लगाइए, देखिए क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करिए, आंसर आ जाएगा। तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड। अभी भी कुछ बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, तो मैं पोल की रिपोर्ट भी आपकी क्लास में दिखा रहा था, आप में से कुछ बच्चे हो जिनका एक भी पोल में आंसर नहीं आ रहा है, तो प्लीज आंसर किया करें, हर एक बच्चे को आंसर करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड।
लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए अभी एंड करें इसको। तो इसको एंड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। देखो आप इसको p बटा क्यू के रूप में लिखिए, है ना। अगर p बटा क्यू के रूप में मैं लिखूंगा या बट्टा के रूप में मैं लिखूंगा तो 44x यहाँ पर लिखा x-8 का पावर 2। इसको डिवाइड किससे करना है, भाग किससे लगाना है, तो 11x-8 से। 11x इंटू x-8 से, यही करना है ना, इससे भाग लगाना है। आपको संख्या पहले अगर आप देखोगे, संख्या क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर 44 है, यहाँ पर 11 है। तो 44 को अगर मैं 11 से डिवाइड लगाऊं तो कितना आएगा, 11 के टेबल में 44 कितने बार में आता है, तो आपको पता सर 11 गुना 4 44 होता है, तो 11 से काटा 44 कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर लिख दिया 4। ठीक है, ठीक है। अब x, अच्छा नीचे में x नहीं है ना, सॉरी यहाँ पर x नहीं था, ये वाला x नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में x नहीं लिखा गया था, है ना। यहाँ पर देखिए 11x-8 है। अब यहाँ पर ये वाला जो x है, ये x तो नहीं कट रहा, तो जो x है वो x तो रहेगा, यहाँ पर x भी आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x-8 को देखिए, यहाँ पर आप समझो x-8 यहाँ भी है और x-8 यहाँ भी है गुणनखंड। अब x-8 का पावर ऊपर में 2 है और नीचे में कितना पावर है आप बता सकते हो, x-8 का पावर क्या है, नीचे में अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो अब क्या करेंगे, x-8 लिखेंगे, अब पावर क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, तो 2-1, तो 2-1 करेंगे तो 4x, यहाँ पर आएगा x-8, पावर कितना आएगा, पावर 1 आएगा, जो 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, पावर 1 कब नहीं लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर बी में देखो एक एक्स छूटा हुआ है ना, तो ऑप्शन बी गलत होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आए थे आप सभी के। क्लियर है, ये हो जाएगा। चलिए, तो ये क्लियर हुआ, तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लो, है ना, एक क्वेश्चन और है, ये करिए। ठीक है, फिर से ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है आपको, फिर भी ऐसा नहीं कि आपको हड़बड़ी करनी है, आराम से करिए। क्वेश्चन को पहले लिखिए, सारे टर्म गुणनखंड के रूप में ही दिए गए हैं आपको, जो भी प्लस या माइनस है देखो ब्रैकेट के ही अंदर है। तो आप बस p बटा क्यू के रूप में अगर लिखोगे, कैंसिल कर लोगे, तो काफी जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आंसर मिलते जुलते से है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम लेके करिएगा, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, और कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। p बटा क्यू के रूप में लिखिए, नाइस, बढ़िया। तो अभी 2 बच्चों का आंसर आया और आप दोनों का आंसर सही है। ठीक है, तो 2x 26xy गुना में x+5 एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में y-4, उसको भाग देना है 13x इंटू y-4 से। ठीक है, तो ये वेट करते हैं, अभी काफी कम आंसर आए हैं, और बिल्कुल अपना समय लीजिए, अभी काफी समय है, बस हड़बड़ी मत करिएगा। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़े से कुछ अंतर आपको दिखेंगे अगर, तो आप थोड़ा सोचो, टाइम लेके आप सोचो कि क्या आंसर हो सकता है। तो अभी 5-6 बच्चे हो जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, अभी तक आपने आंसर नहीं किया, तो वेट करते हैं अभी। तो अभी 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड में हो जाना चाहिए। और भी अगर समय चाहिए तो बता देना आप। अगर कभी आपको लगता है कि और भी समय चाहिए तो माइक ऑन करके बताओगे जरूर। 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड। बस बैठे मत रहिए प्लीज, आप सॉल्व करिए, जो भी आंसर आता है आंसर कर दीजिए। तो लास्ट 15 सेकंड रुकना है, 15,
और जिनका पोल नहीं आता कुछ बच्चे अब चैट में लिखना आंसर, थोड़ी देर में मैं एंड कर रहा हूँ। लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर बोला गया, चैट आपका ऑन है, चैट में आंसर लिख सकते हो पहले तो, जो भी पोल में आंसर कर पाए हो। चैट ऑन है ना? हाँ। तो आप बोलोगे सर 26xy ये पूरा हमारा भाज्य हो गया, इसको भाग देना है 13x इंटू वाई माइनस 4 से। तो यहाँ पर क्या, अच्छा आंसर ए आ रहा है, देखते हैं ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, है ना? तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, सबसे पहले इसको बट्टा के रूप में लिख दीजिए, पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दीजिए। तो अगर पी बट्टा क्यू के रूप में आप लिखोगे तो इसको लिखोगे 26xy, और यहाँ पर हमारा है x+5, ये मैं बस क्वेश्चन को ही लिख रहा हूँ, x+5 इंटू वाई माइनस 4, ऐसा लिखा गया है। और इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 13x, और यहाँ पर है वाई माइनस 4, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पहले संख्या को आप डिवाइड करिए, तो मुझे बताइए 13 के टेबल में 26 आता है क्या? और आता है तो कितने बार में आता है? तो आपको ये पता सर, अगर मैं 13 से डिवाइड करूं 26 को, तो आपको पता है 13 दूना 26 होता है, 13 टू या 26 होता है, ये कट जाएगा। तो 13 को मैं काटूंगा, 13 से मैं काटू 26 को तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर तो आ गया 2, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया। अब ये जो x दिख रहा है, नीचे में भी आप x दिखेगा, ऊपर में भी एक x है, तो मैं क्या इस x से x को काट सकता हूँ? सारे गुणनखंड के रूप में है ना, तो वो 26 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस वाई माइनस, सारे गुणनखंड में है। तो आप सीधे इस x से x को काट दिया, तो आपको बच क्या गया, यहाँ पर आपको एक y दिखेगा, है ना? तो ये y बचा, तो यहाँ पर लिख दिया y, 2y लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, तो ये y माइनस 4 का जो टर्म है ना, इसको समझिएगा। ये जो टर्म आपको दिख रहा है वाई माइनस 4, ये पूरा इस वाई माइनस 4 से कट जाएगा, सेम गुणनखंड है ना। तो आप बोलोगे सर ये पूरा वाई माइनस 4 जो होगा, इस वाई माइनस 4 से मैं काट सकता हूँ, तो ये पूरा गुणनखंड कट गया, वाई माइनस 4 से वाई माइनस 4 कट गया। अब यहाँ पर क्या है, x+5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x+5। अब इतना देख के आप सभी ने क्या किया, ऑप्शन नंबर ए कर दिया कुछ बच्चों ने। देखो ऑप्शन नंबर ए में बीच में माइनस का साइन है, जबकि आपका आंसर में प्लस का साइन आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी में यहाँ पर एक्स आ रहा है, जबकि आपके आंसर में तो यहाँ पर वाई आ रहा है ना, यहाँ पर तो वाई आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होगा, है ना? समझ में आ रहा है? ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी तो दिख नहीं रहा आंसर हमारा, तो अब कौन सा होगा? ऑप्शन बी भी अलग दिख रहा है, ऑप्शन बी भी अलग दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको गुना कर दीजिए। तो आपको मैंने बताया कि अगर आपको ऐसे आंसर नहीं दिख रहे तो आप इसको बस मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा रखा हूँ। तो 2y को गुना करोगे x से, तो 2y को हम अगर गुना करेंगे x से पहले, फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर 2y को गुना करेंगे 5 से, तो एक पदी का द्विपदी से गुणन वाला रूल लगा रहे हैं। तो 2y को x से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 2xy, प्लस 2 को 5 से गुना करेंगे 10y। तो आंसर क्या दिख रहा है, 2xy प्लस 10y, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। होमवर्क मैं थोड़ी देर में सेंड कर रहा हूँ आपके ग्रुप में। मुझे बताइए क्लियर है सारी चीज? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? क्लास रेगुलर करिएगा, कोई भी मिस नहीं करना क्लास, ठीक है? तो कोई डाउट है तो बताइए, रुक कर पूछ सकते हो अभी डाउट।